Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड यूपीएससी में आपका स्वागत है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल की हमारी यात्रा में आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी सवाल पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर 2, सोशियोलॉजी एज साइंस। क्या समाजशास्त्र वाकई एक विज्ञान है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अकेडमिक लगे, है ना? लेकिन ये आपके मेंस के उत्तरों की नींव है सच में। मतलब क्या हम समाज का अध्ययन उसी साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं जैसे नेचुरल साइंसेस दुनिया को समझती हैं? यही आज की हमारी चर्चा का मेन पॉइंट है। बिल्कुल, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें मेथोडोलॉजिकल डिबेट्स में ले जाते हैं, जैसे फैक्ट यानी तथ्य, वैल्यू यानी मूल्य और ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। इनकी बातें होंगी और ये भी देखेंगे कि सोशियोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, कैसे इसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ तक कि डार्विन के सिद्धांत से भी प्रेरणा ली। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि वो जो 19वीं सदी थी जब सोशियोलॉजी बन रही थी, तो ऑगस्ट कॉम्ट जैसे विचारक वो इसे फिलॉसफी या हिस्ट्री से अलग करना चाहते थे। एक रिगरस ऑब्जेक्टिव डिसिप्लिन बनाना चाहते थे। उन्हें एक तरह की साइंटिफिक लेजिटिमेसी, मतलब वैज्ञानिक वैधता चाहिए थी। अच्छा, तो चलिए फिर इस पूरी कहानी और बहस को परत दर परत खोलते हैं। तो अगर सोशियोलॉजी को साइंस बनना था तो जाहिर है उसे साइंटिफिक मेथड अपनाना पड़ता। ये साइंटिफिक मेथड आखिर है क्या चीज? देखिए, साइंस मूल रूप से ज्ञान पैदा करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, ठीक है? और इसकी शुरुआत होती है थ्योरी से, मतलब सिद्धांत से। थ्योरी क्या है? जुड़े हुए विचारों का एक सेट। ये थ्योरी हमें ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है, सामाजिक दुनिया को एक्सप्लेन करने में और यहाँ तक कि कभी-कभी प्रिडिक्शंस करने में भी। असली लक्ष्य होता है जनरल लॉज, यानी सामान्य नियमों को खोजना। अच्छा, जैसे फिजिक्स में ग्रेविटी का नियम है, क्या सोशियोलॉजी में भी ऐसे लॉज मिल सकते हैं? मतलब क्या ये संभव है? यही तो उम्मीद थी। शुरुआती जो विचारक थे उनकी यही उम्मीद थी। ऐसे लॉज तब बनते हैं जब आपकी शुरुआती हाइपोथेसिस, मतलब एक परिकल्पना, एक एजुकेटेड गेस कि चीजें कैसे जुड़ी हो सकती हैं, वो बार बार एम्पिरिकल डेटा यानी अनुभवजन्य साक्ष्य, सबूतों से सपोर्ट होती है। तब जाकर वो थ्योरी या लॉ का रूप लेती है। और ये डेटा इकट्ठा करने का जो पूरा प्रोसेस है वही साइंटिफिक मेथड है। इसके क्या कदम होते हैं, मतलब स्टेप्स क्या हैं? हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 5 कदम है। पहला, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। पहले आप समस्या को पहचानते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं जिसे समझाने की जरूरत है। दूसरा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। फिर एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट बनाते हैं कि वेरिएबल्स यानी चर कैसे जुड़े हो सकते हैं, जैसे x के कारण y होता है। ठीक है। तीसरा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब आप रिसर्च मेथड्स जैसे सर्वे, इंटरव्यू या एक्सपेरिमेंट से अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, डेटा जमा करते हैं। ओके। चौथा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब जो डाटा मिला है उसे देखकर समझते हैं कि भाई हाइपोथेसिस सपोर्ट हुई या नहीं। और पांचवा, थ्योरी बिल्डिंग। आखिर में जो फाइंडिंग्स हैं उनको एनालाइज करके बड़ी एक्सप्लेनेशंस या टाइपोलॉजीज बनाते हैं, जैसे वेबर के आइडियल टाइप्स थे। आपने वेरिएबल्स का जिक्र किया, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसे हम कारण मानते हैं, मतलब इनपुट, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसका प्रभाव हम माप रहे हैं, मतलब आउटकम। डर्कहाइम की सुसाइड स्टडी इसका क्लासिक उदाहरण है। सोशल इंटीग्रेशन को उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना और सुसाइड रेट को डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी होती है, ये कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच का अंतर। अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं ना? एकदम सही कहा, बिल्कुल। कोरिलेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि दो चीजें एक साथ दिख रही हैं। जैसे गर्मी में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती है और उसी समय शाख के हमले भी बढ़ जाते हैं। हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि आइसक्रीम खाने से शाख हमला करती है, वो तो गर्मी की वजह से दोनों चीजें हो रही हैं। अच्छा। कॉजेशन का मतलब है कि एक चीज सीधे तौर पर दूसरी चीज में बदलाव लाती है। डुर्कहाइम का लक्ष्य यही कॉजेशन साबित करना था, ये दिखाना कि सामाजिक कारक ही आत्महत्या दर का असली कारण बनते हैं। ठीक है, ये मेथड सुनने में तो चट्टानों या केमिकल्स के अध्ययन के लिए तो बढ़िया लगता है, एकदम लॉजिकल। पर इंसानों पर इसे लागू करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है?
मतलब सोशियोलॉजी फिजिक्स जैसी क्यों नहीं बन पाती? मौलिक चुनौती देखिए ये है कि हम इंसान हैं, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। हमारे पास कॉन्शियसनेस है, चेतना है, हमारे इंटेंशंस होते हैं, इरादे होते हैं, हम चीज़ों को मीनिंग्स देते हैं, अर्थ देते हैं। हम सिर्फ बाहरी ताकतों के गुलाम नहीं हैं। हमारी एक अपनी अंदरूनी सब्जेक्टिव दुनिया है। अच्छा, और इसी वजह से जो नेचुरल साइंसेज में होता है, एग्जैक्ट रेप्लिकेशन, रिलायबल प्रिडिक्शन और लैबोरेटरी कंट्रोल, वो सब सोशियोलॉजी में लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हम प्रिडिक्टेबल पार्टिकल्स तो है नहीं। बिल्कुल, और इसी सब्जेक्टिविटी के कारण सोशियोलॉजिकल रिसर्च में कई तरह के बायसेस मतलब पूर्वाग्रह घुस आते हैं, चाहे शोधकर्ता कितना भी ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश क्यों ना करे। ये बायसेस कौन-कौन से हैं? इन पे ध्यान देना तो जरूरी है जब हम कोई स्टडी पढ़ते हैं या सुनते हैं। हाँ, कुछ मुख्य बायसेस हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला है ऑब्जर्वर बायस। इसमें शोधकर्ता की अपनी उम्मीदें अनजाने में नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे वो सवाल कैसे पूछता है या डेटा को कैसे इंटरप्रेट करता है। दूसरा है नॉन रिस्पॉन्स बायस। मान लीजिए आपने सर्वे किया पर कुछ खास तरह के लोग ही जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद वो जो ज्यादा व्यस्त हैं या जो ज्यादा शर्मीले हैं, तो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा, नतीजा गलत हो सकता है। अच्छा। तीसरा है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। लोग अक्सर वो जवाब देते हैं जो सामाजिक रूप से सही या स्वीकार्य लगे, चाहे वो सच ना हो। जैसे कोई शायद ही मानेगा कि वो जातिवाद में विश्वास रखता है, भले ही रखता हो। हाँ, ये तो होता है। और चौथा वैल्यू जजमेंट्स। शोधकर्ता के अपने मूल्य, उसकी नैतिकता, उसकी राजनीति, ये सब रिसर्च के हर कदम को प्रभावित करते हैं, टॉपिक चुनने से लेकर नतीजों की व्याख्या तक। ये कार्ल पॉपर के फाल्सिफायबिलिटी वाले विचार से जुड़ता है ना? पॉपर कहते थे कि साइंटिफिक थ्योरी वो है जिसे गलत साबित करने की गुंजाइश हो। सोशियोलॉजी में ये मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। आप समाज के आधे हिस्से को लैब में बंद करके कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। और दूसरी बात, लोग जानते हैं कि उनका अध्ययन हो रहा है, इसे हथॉर्न इफेक्ट कहते हैं, तो उनका व्यवहार वो बदल जाता है, नेचुरल नहीं रहता। अच्छा। इसीलिए सोशियोलॉजी को एक मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अपनानी पड़ती है। सवाल अब ये नहीं रह गया है कि क्या सोशियोलॉजी फिजिक्स जैसा सच्चा विज्ञान है। सवाल यह है कि हम खुद का अध्ययन करते हुए कितने साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो यहीं पर फैक्ट, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी की वो बड़ी बहस शुरू होती है। पहले इन शब्दों को थोड़ा साफ कर लेते हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट मतलब तथ्य, वो है जिसे एम्पेरिकली वेरीफाई किया जा सके, जो बाहरी दुनिया में स्वतंत्र रूप से मौजूद हो। ये क्या है का सवाल है। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है। और वैल्यू, मूल्य। वैल्यू व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है। ये किसी के विश्वास के बारे में है कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या नैतिक रूप से सही है, ये क्या होना चाहिए का सवाल है। जैसे लोकतंत्र अच्छा है या बुरा। तो मुख्य बहस ये है कि क्या सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री हो सकती है? क्या हम अपने वैल्यूज को रिसर्च से पूरी तरह बाहर रख सकते हैं? यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। डर्कहाइम ने कोशिश की थी। उन्होंने सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया, सामाजिक तथ्य। उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य जैसे कानून, रीति रिवाज, ये व्यक्ति के बाहर मौजूद वस्तुएं हैं, थिंग्स। इनका ऑब्जेक्टिवली अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा करके वो सोशियोलॉजी को साइंटिफिक बनाना चाहते थे। लेकिन इस पर सवाल उठे, जैसे हार्वर्ड बेकर जैसे लोगों ने कहा कि वैल्यू फ्री रिसर्च, खासकर जब आप असमानता या शक्ति का अध्ययन कर रहे हों, तब तो असंभव है। हाँ, बेकर का एक फेमस सवाल था, हुज साइड आर वी ऑन? उनका तर्क था कि जब आप समाज में पावर स्ट्रगल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो तटस्थ होने का नाटक करना अक्सर शक्तिशाली का ही पक्ष लेना होता है। उनके हिसाब से कभी कभी आपको पक्ष लेना पड़ता है, खासकर हाशिए पर पड़े समूहों का अध्ययन करते समय। उनके लिए शुद्ध ऑब्जेक्टिविटी एक तरह का मिथक थी। तो ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, मतलब डिटैच्ड रहना, अनप्रेजुडिस्ड रहना, वैल्यू फ्री होना, ये एक तरह से मायावी लक्ष्य लगता है। रिसर्च प्रोसेस में ये कहाँ-कहाँ मुश्किल पैदा करता है? लगभग हर कदम पर। सोचिए जरा, पहला, विषय का चुनाव। आप क्या पढ़ना चुनते हैं ये खुद आपके वैल्यूज पर आधारित है। कोई गरीबी पर रिसर्च क्यों करता है, कोई धर्म पर क्यों? सही बात है। दूसरा, तथ्यों का संग्रह। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों के वैल्यूज बातचीत को प्रभावित कर सकते हैं। वही सोशल डिजायरेबिलिटी बायस वाली बात। तीसरा, तथ्यों की व्याख्या।
एक ही डेटा को अलग अलग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अलग अलग समझा जा सकता है, और ये पर्सपेक्टिव अक्सर वैल्यू लेडन होते हैं। जैसे जाति व्यवस्था को देखने का फंक्शनलिस्ट नजरिया और कॉन्फ्लिक्ट नजरिया बिल्कुल अलग होगा। हाँ, एक उसे समाज के लिए जरूरी बताएगा, दूसरा शोषण का आधार। बिल्कुल। चौथा, सिद्धांत निर्माण। बड़ी थियरीज जैसे मार्क्सिज्म या फेमिनिज्म वो खुद ही वैल्यू लेडन होती हैं। उनमें एक नजरिया होता है कि समाज कैसा होना चाहिए। और पांचवा, परीक्षण उपकरणों का चुनाव। अब कौन सा मेथड चुनते हैं, सर्वे या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये भी पूरी तरह ऑब्जेक्टिव फैसला नहीं होता। ये आपके रिसर्च क्वेश्चन और आपके अपनी समझ पर निर्भर करता है। वाह, तो चुनौतियां तो वाकई बहुत हैं। ऐसे में मैक्स वेबर का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुना है उन्होंने एक बीच का रास्ता सुझाया था। हाँ बिल्कुल। वेबर बहुत प्रैक्टिकल विचारक थे। उन्होंने माना कि पूर्ण वैल्यू फ्रीडम असंभव है, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी के लक्ष्य को पूरी तरह छोड़ा भी नहीं। उन्होंने एक कह सकते हैं कि 2 टियर्ड अप्रोच दिया। 2 टियर अप्रोच, ये क्या था? पहला टियर क्या था? पहला टियर था वैल्यू रेलेवेंस, मूल्य प्रासंगिकता, जिसे वो वर्थ बेस्ड कहते थे। वेबर ने कहा कि रिसर्च का विषय चुनते समय वैल्यूज का रोल होता ही है, और वो अनिवार्य भी है, जरूरी भी है। आप वही चुनेंगे जो आपको समाज के लिए महत्वपूर्ण लगता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, और दूसरा टियर? दूसरा टियर था वैल्यू न्यूट्रलिटी या वर्ट फ्राइहाइट। यहाँ वेबर ने कहा कि एक बार आपने विषय चुन लिया, उसके बाद रिसर्च प्रोसेस मतलब डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जहां तक संभव हो ऑब्जेक्टिव और डिटैच्ड होना चाहिए। आपके व्यक्तिगत विचार, आपकी पसंद नापसंद नतीजों को प्रभावित न करें। लेकिन ये न्यूट्रलिटी हासिल कैसे करें, खासकर जब आप इंसानों के सब्जेक्टिव मीनिंग्स का अध्ययन कर रहे हो, जैसा वेबर खुद करना चाहते थे? वेबर ने इसके लिए क्या टूल्स दिए? हाँ, वेबर ने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजिकल टूल्स दिए। पहला था वर्स्टेहिन। इसका मतलब है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, कर्ता के सब्जेक्टिव मीनिंग्स और मोटिवेशंस को उनके नजरिए से समझना। ये सिर्फ महसूस करना नहीं है, बल्कि एक रिगरस मेथड है जिसमें आप सबूतों के आधार पर व्याख्या करते हैं। दूसरा था आइडियल टाइप्स, आदर्श प्रकार। ये एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट्स या मॉडल्स हैं। ये असलियत से ही बनाए जाते हैं, पर उन्हें जानबूझकर सरल और तार्किक रूप से सुसंगत, लॉजिकली कंसिस्टेंट बनाया जाता है। ये असलियत का पूरा वर्णन नहीं करते, बल्कि तुलना के लिए एक ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क की तरह काम करते हैं। जैसे आदर्श नौकरशाही, आइडियल ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल। आप असल दुनिया की ब्यूरोक्रेसीज की तुलना इस आइडियल टाइप से करके समझ सकते हैं कि वो कितनी मिलती हैं और कहाँ अलग है। ये आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में मदद करता है, आपके वैल्यू कमिटमेंट से अलग। और तीसरा था कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। विभिन्न समाजों और समयों की तुलना करके पैटर्न्स पहचानना। इससे आपकी समझ गहरी होती है, रिगर बढ़ता है, और सिर्फ एक केस पर आधारित सब्जेक्टिव व्याख्या का जोखिम कम होता है। तो वेबर का समाधान काफी बैलेंस्ड और नुआंस्ड था। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उस पैराडाइम की बात करते हैं जिसने ये पूरी सोशियोलॉजी एज साइंस की मुहिम शुरू की थी, पॉजिटिविज्म की। हाँ, पॉजिटिविज्म सोशियोलॉजी का पहला बड़ा वैज्ञानिक दावा था। इसका मूल सिद्धांत था कि भाई नेचुरल साइंसेस के जो तरीके हैं, सिद्धांत हैं, उन्हें समाज पर भी लागू किया जा सकता है। ये मानते थे कि एक ऑब्जेक्टिव सामाजिक वास्तविकता है जो हमारे बाहर मौजूद है और उसे मापा जा सकता है। एम्पेरिसिज्म, अनुभववाद, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, साइंटिफिक मेथड और क्वांटिफाइबल डेटा पर बहुत जोर था। और ऑगस्ट कॉम्टे इसके जनक माने जाते हैं। हाँ, कॉम्टे ने ही सोशियोलॉजी शब्द गढ़ा था और इसे विज्ञानों की रानी, क्वीन ऑफ साइंसेस कहा था। उन्होंने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, जिसे उन्होंने खुद समाज के लिए मुश्किल माना, हिस्टोरिकल एनालिसिस और कंपैरेटिव एनालिसिस जैसे मेथड सुझाए थे। उन्होंने समाज के अध्ययन को 2 हिस्सों में भी बांटा था, सोशल स्टैटिक्स, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, और सोशल डायनामिक्स, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। सेंट साइमन और हर्बर्ट स्पेंसर, जो डार्विन के विचारों से काफी प्रभावित थे, भी इसी पॉजिटिविस्ट धारा के शुरुआती विचारक थे। लेकिन पॉजिटिविज्म को असल में प्रैक्टिस में लाने का श्रेय शायद डर्कहाइम को जाता है। बिल्कुल।
डर्कहाइम ने पॉजिटिविज्म को एक ठोस रूप दिया। उन्होंने सोशल फैक्ट्स को चीजों की तरह ऑब्जेक्टिवली मापने की कोशिश की, जैसे सुसाइड रेट्स। उन्होंने अपनी मशहूर सुसाइड स्टडी में स्टैटिस्टिकल डेटा का जमकर इस्तेमाल किया। उनका मुख्य लक्ष्य यही था कि सोशियोलॉजी को एक पक्का साइंटिफिक डिसिप्लिन साबित किया जाए, जिसकी अपनी जगह हो। पर पॉजिटिविज्म की काफी आलोचना भी हुई। क्यों? क्या कमियां थी इसमें? हाँ, आलोचनाएं तो बहुत हुई। कई कारण थे। पहला, इस पर नेचुरल साइंसेस की अंधी नकल करने का आरोप लगा। आलोचकों ने कहा कि समाज और इंसान पत्थर या केमिकल से बहुत अलग हैं। दूसरा, ये अक्सर कॉन्टेक्स्ट की उपेक्षा करता था। आंकड़ों के चक्कर में ये भूल जाता था कि सामाजिक घटनाएं एक खास समय और जगह पर घटती हैं, जिनके अपने मायने होते हैं। सही। तीसरा, ये यूनिवर्सैलिटी पर जरूरत से ज्यादा जोर देता था, जैसे कि हर समाज के लिए एक ही नियम लागू होगा, जबकि हम जानते हैं कि मानव समाज कितने विविध हैं। हाँ। चौथा, पावर, लव, आइडेंटिटी जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मापना पॉजिटिविज्म के लिए बहुत मुश्किल था। आप इन्हें नंबर्स में कैसे बदलेंगे? हाँ। और पांचवा और शायद सबसे बड़ी आलोचना, ये मनुष्यों को पैसिव पपेट्स मानता था, जैसे वो सिर्फ बाहरी सामाजिक ताकतों के इशारे पर नाचते हैं। ये उनकी एजेंसी, उनकी सोचने समझने की शक्ति और उनके मीनिंग मेकिंग प्रोसेस की उपेक्षा करता था, जो वेबर के विचारों के ठीक उलट था। और फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों ने तो इसे खतरनाक भी बताया था। हाँ, बिल्कुल। हैबरमास, अडोनो जैसे विचारकों का मानना था कि ये जो पॉजिटिविस्ट रैशनैलिटी है, ये तटस्थ नहीं है। ये असल में कंट्रोल और एलियनेशन, अलगाव को बढ़ा सकती है। उनके अनुसार साइंस खुद डोमिनेशन का, प्रभुत्व का एक रूप बन सकती है। इन सब आलोचनाओं के बाद सोशियोलॉजी में एक बड़ा मोड़ आया, जिसे इंटरप्रेटिव टर्न कहते हैं। फोकस बाहरी स्ट्रक्चर से हटकर अंदरूनी सब्जेक्टिव मीनिंग्स पर आ गया। एकदम सही। ये मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल की ओर एक बड़ा शिफ्ट था। मैक्स वेबर इस इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के एक तरह से जनक माने जाते हैं। उनका वॉलंटरिस्ट अप्रोच मानता है कि लोग एजेंसी रखते हैं, वो चॉइसेस बनाते हैं और उनके एक्शंस उनके दिए हुए मीनिंग से प्रेरित होते हैं। यहाँ लक्ष्य वर्स्टीन के जरिए उन मीनिंग्स को इंटरप्रेट करना, समझना है। मेथड्स भी बदल जाते हैं। अब क्वालिटेटिव मेथड्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे इन डेप्थ इंटरव्यूज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ताकि गहराई और संदर्भ को पकड़ा जा सके। यहाँ माना जाता है कि रियलिटी एक नहीं, मल्टीपल हो सकती हैं। वेबर के बाद फेनोमेनोलॉजी आई, जिसने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर और भी ज्यादा फोकस किया। हाँ, एल्फ्रेड शूट्स, जो हसल के दर्शन से प्रभावित थे, उन्होंने फेनोमेनोलॉजी को सोशियोलॉजी में लाया। इनका फोकस था चेतना का फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करना, मतलब हम दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। ये बाहरी वास्तविकता को पूरी तरह नकारते नहीं, पर उसे ब्रैकेट कर देते हैं, यानी फिलहाल किनारे रख देते हैं और फोकस पूरी तरह सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर लाते हैं। शूट्स ने लाइफ वर्ल्ड, लेबेंसवेल्ड का कॉन्सेप्ट दिया, हमारी रोजमर्रा की मानी हुई दुनिया जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और टाइपिफिकेशंस, वो मानसिक शॉर्टकट्स या श्रेणियां जिनसे हम दुनिया को समझते हैं। इनका काम था लोगों के इस लाइफ वर्ल्ड को समझना। बर्गर और लकमन ने इसे आगे बढ़ाया। फिर आता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जो इंटरैक्शन में सिंबल्स, खासकर भाषा के रोल पर फोकस करता है। बिल्कुल। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, इरविंग गॉफमैन इसके मुख्य विचारक हैं। मीड ने बताया कि माइंड कोई चीज नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, खुद से अंदरूनी बातचीत, इंटरनल कॉन्वर्सेशन, और सेल्फ का विकास भी दूसरों के साथ इंटरैक्शन से होता है। इसमें टेकिंग द रोल ऑफ द अदर का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कूली का लुकिंग ग्लास सेल्फ भी इसी से जुड़ा है। हम खुद को वैसे देखते हैं जैसे हम सोचते हैं कि दूसरे हमें देखते हैं। और गॉफमैन का ड्रामेटोलॉजी, वो तो काफी दिलचस्प है। हाँ, गॉफमैन ने ड्रामेटर्जी का कॉन्सेप्ट दिया। जीवन एक रंगमंच है, हम सब एक्टर्स हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं, मतलब दूसरों पर एक खास प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इसमें फ्रंट स्टेज जहां हम परफॉर्मेंस देते हैं और बैक स्टेज जहां हम रिलैक्स करते हैं का फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में एथनोमेथोडोलॉजी, जो बिल्कुल रोजमर्रा की कॉमन सेंस मेथड्स पर ध्यान देती है। हाँ, हैरल्ड गारफिंकल ने इसे विकसित किया। ये उन आम तरीकों, एथनो मेथड्स का अध्ययन है जिनसे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सोशल ऑर्डर बनाते हैं और समझते हैं। इसमें इंडेक्सिकलिटी, मीनिंग का कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर होना,
रिफ्लेक्सिविटी, हमारी बातें और काम ना सिर्फ स्थिति को दर्शाते हैं बल्कि उसे बनाते भी हैं। और अकाउंट्स, अपने एक्शंस को समझाने के तरीके जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इनकी मुख्य विधि कॉन्वर्सेशन एनालिसिस CA है, बातचीत का बहुत ही माइक्रो लेवल पर विश्लेषण। ठीक है, तो हमने पॉजिटिविज्म से लेकर इंटरप्रेटिविज्म तक के इस लंबे सफर को काफी गहराई से समझा। अब देखते हैं कि यूपीएससी मेंस के उत्तरों में इन आइडियाज का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे 2021 का एक सवाल था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल है। उत्तर में पहले दोनों को डिफाइन करें। क्वांटिटेटिव मेथड जो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन से जुड़ा है, नंबर्स पे फोकस करता है, ब्रेथ देता है, क्या या कितना बताता है। और क्वालिटेटिव मेथड जो इंटरप्रेटिविस्ट ट्रेडिशन से जुड़ा है, मीनिंग्स पर फोकस करता है, डेप्थ देता है, क्यों या कैसे बताता है। फिर बताए कि ये पूरक कैसे हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव हमें बड़ा स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट दे सकता है, जैसे देश में बेरोजगारी दर क्या है, लेकिन क्वालिटेटिव हमें उस आंकड़े के पीछे की ह्यूमन स्टोरी बताता है, जैसे बेरोजगार होने का अनुभव कैसा है, लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। तो एक होलिस्टिक यानी संपूर्ण समझ के लिए अक्सर दोनों जरूरी होते हैं। क्वांटिटेटिव क्या बताता है तो क्वालिटेटिव उसके क्यों और कैसे को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। अच्छा, 2023 में डर्कहाइम के धर्म पर सवाल था। वो पूछता था कि क्या उनका फंक्शनलिस्ट व्यू के धर्म समाज को जोड़ता है आज भी रेलेवेंट है, खासकर तब जब हम देखते हैं कि धर्म विभाजन का कारण भी बनता है। मैं पहले डर्कहाइम के फंक्शनलिस्ट आर्ग्यूमेंट को सही से समझाए। कैसे वो मानते थे कि धर्म सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक एकजुटता बनाता है, एक मॉरल कम्युनिटी बनाता है, कलेक्टिव एफर्वेसेंस पैदा करता है। फिर उसकी आलोचना करें, बताएं कि हाँ, धर्म समाज को जोड़ सकता है, लेकिन आज के संदर्भ में हम ये भी देखते हैं कि धर्म अक्सर डिवाइसिव भी होता है। कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, धार्मिक झगड़े, ये सब धर्म के डिसफंक्शनल पहलू हैं। यहाँ आपको उदाहरण देने होंगे। आप चाहें तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स जैसे मार्क्स या वेबर के विचार को भी ला सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि धर्म सिर्फ जोड़ने का काम नहीं करता, वो शक्ति और असमानता से भी जुड़ा हो सकता है। तो डर्कहाइम का नजरिया शायद जरूरत से ज्यादा आशावादी था। सही है। और 2018 का सवाल वेबर की ऑब्जेक्टिविटी पर था कि उन्होंने इसे कैसे बनाए रखने की कोशिश की। इस सवाल के लिए वेबर का वो की डिस्टिंक्शन समझाना बहुत जरूरी है। वैल्यू रेलेवेंस, वर्ट बित्सियुंग, वर्थ फ्राइहाइट। बताएं कि वेबर मानते थे कि विषय चुनते समय वैल्यूज का रोल रहेगा, वैल्यू रेलेवेंस, लेकिन रिसर्च करते समय हमें जहां तक हो सके ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रलिटी। फिर उनके टूल्स बताए जिनसे ये न्यूट्रलिटी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। आइडियल टाइप्स जो तुलना के लिए ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क देते हैं, फर्स्टेहन जो सब्जेक्टिव मीनिंग समझने का एक रिगरस मेथड है, सिर्फ इंट्यूशन नहीं, और कंपैरेटिव एनालिसिस जो हमें पैटर्न देखने और बायस कम करने में मदद करता है। तो वेबर ने एक तरह से एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन दिया। पूरी ऑब्जेक्टिविटी शायद न मिले, पर इन टूल से हम बायस को कम करके रिगर बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में देखें तो सोशियोलॉजी में दो बड़े खेमे दिखते हैं। एक तरफ पॉजिटिविज्म, जिसके बड़े प्रस्तावक डर्कहाइम थे, जो बाहरी तथ्यों और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता है, और दूसरी तरफ इंटरप्रेटिविज्म, जो वेबर से शुरू होकर गॉफमैन, गार्फिंकल तक जाता है, जो सब्जेक्टिव मीनिंग, समझ और इंटरैक्शन पर फोकस करता है। और इन सबके बीच मेथोडोलॉजी यानी शोध पद्धति ही राजा है। आपका नजरिया ही तय करेगा कि आप किसी मुद्दे को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी का अंतर भी साफ हो जाता है। पॉजिटिविस्ट तो कॉमन सेंस को एक तरह से खारिज करते थे, उसे अवैज्ञानिक मानते थे, पर इंटरप्रेटिविस्ट ने, खासकर एथनो मेथोडोलॉजिस्ट ने, कॉमन सेंस को ही अपने अध्ययन का विषय बना लिया कि लोग अपनी दुनिया को समझने के लिए कॉमन सेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस नहीं है ना? उससे कहीं ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक मेथड्स का इस्तेमाल करती है, एविडेंस पर आधारित होती है, थ्योरीज का विकास करती है और सबसे जरूरी क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। कॉमन सेंस अक्सर बिना जांचा परखा होता है, मान्यताओं पर आधारित होता है। सोशियोलॉजी हमें उन्हीं मान्यताओं पर सवाल उठाना सिखाती है, सतह के नीचे देखना सिखाती है। तो दोस्तों, एस्पिरेंट्स के लिए टेक अवे यही है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रटना काफी नहीं है, बल्कि सोशियोलॉजिकली सोचना सीखना है,
अपने आसपास की दुनिया पर, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना है। एकदम। जो दुनिया हमें बहुत परिचित लगती है, सोशियोलॉजी उसे एक नए विश्लेषणात्मक नजरिए से देखने में मदद करती है। यही इसकी खूबी है। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल हम सब सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा की कॉमन सेंस मान्यताओं पर वाकई पर्याप्त सवाल उठाते हैं? सोशियोलॉजी हमें दुनिया को और ज्यादा क्रिटिकली और ज्यादा गहराई से देखने में कैसे मदद कर सकती है? जरूर सोचिएगा इस पर। यह सिर्फ अकादमिक सवाल नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपके विचार इस पूरी डिबेट पर क्या हैं? सोशियोलॉजी एक साइंस है या नहीं, या कुछ और? कमेंट्स में जरूर बताएं। ये चर्चा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक सत्र में। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.